मुझे सर्वगुण संपन्न महिलाएं बड़ा आकर्षित करती हैं। सर्वगुण संपन्न यानी ऐसी महिलाएं जो घर गृहस्थी के कामों में बहुत अच्छी हैं, पाक कला में निपुण हैं, घर बहुत सुंदर व्यवस्थित रखती हैं, जो फाइनेंशियली बड़ी इंडिपेंडेंट हैं, जो उत्तरोत्तर अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, जो दूसरी महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं, जो संगीत और नृत्य में निपुण हैं, जो लिखती हैं। आप कोई भी टैलेंट बोलिए और उनको आता है। ऐसी महिलाएं मुझे बहुत आकर्षित करती है और ऐसे ही एक व्यक्तित्व के साथ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर। मेरी आज की पर्सन ऑफ द मंथ है एडवोकेट डॉक्टर विभा सिंह। नमस्ते विभा जी। नमस्कार। 1980 से आप भिलाई में हैं, शादी होके आप यहाँ आई और उसके पहले आपने बताया कि आप रायपुर और दुर्ग में भी रही, पढ़ाई आपकी वहीं हुई आपके पिताजी की वजह से। आपको सबसे पहले जब आप भिलाई में आए, नई नई नवेली दुल्हन, तो वहाँ उस समय की भिलाई की क्या यादें हैं? भिलाई की तो बहुत ही मधुर यादें हैं। उस समय भिलाई छत्तीसगढ़ में नहीं था, मध्य प्रदेश में था जी। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी मॉड सिटी इन छत्तीसगढ़। बहुत ही इवन रायपुर से लोग भिलाई आते थे इंटरटेन के लिए। यहाँ का भिलाई क्लब इट्स द मोस्ट फेमस एंड स्टेटस सिंबल का एक क्लब था। यहाँ पर लोग बहुत एडवांस थे क्योंकि मल्टी कल्चर यहाँ पर था। विभिन्न प्रदेशों से लोग आते थे और सबका कल्चर मिक्स होकर के वेरी एडवांस, और किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं थे। और भिलाई स्टील प्लांट उसमें बहुत संपन्न था और हर त्योहार बहुत खुशियों से मना रहे हैं। हम हर त्योहार मनाते थे, ये नहीं कि सिर्फ दिवाली होता है शहर। तो इट्स बहुत ही विशाल हृदय का शहर था, तो मैं बहुत खुश थी। बहुत ही बढ़िया। उस समय की भिलाई मुझे की समझ में आता है कि विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से जब लोग आते हैं, अपने घर से दूर होते हैं, तो अपने पास पड़ोसी ही उनको अपना परिवार दिखता है। आपने कहा कि आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करी और फिर आपने पीएचडी करा 1989 में। एमए करने के बीच और पीएचडी करने के बीच आपने क्या किया? मैंने एमए किया तो बचपन से एक पैशन था, पढ़ाने के प्रति रुचि थी। तो जब मैं सालिम स्कूल रायपुर में थी तो वहाँ पर टीचर्स डे में स्टूडेंट्स टीचर्स बनते थे, किसी टीचर हमारे टाइम में भी ऐसे। तो मैं जरूर टीचर बन के और पढ़ाती थी। तब मेरे को मेरी फ्रेंड्स बोलती थी तेरा एक्सप्लेनेशन पावर इज टू गुड, बहुत अच्छे ढंग से तुम समझाती हो। तो मुझे लगा कि फिर मुझे इसी फील्ड से जाना चाहिए। पहली क्लास मुझे एमए की मिली और मैं जस्ट एमए करके गई थी। वो फील्ड जो इसको मैंने चुना पढ़ाने का, शिक्षा का, कि मैंने कितने लोगों को शिक्षा देकर के उनके लक्ष्य तक पहुंचाया, तो ये मेरा। और इसी बीच फिर मैंने पीएचडी की, मेरी शादी हो गई 80 में। 78-79 में मैंने जॉब ज्वाइन किया बिलासपुर में। जब आपकी शादी हुई तब आप जॉब में थी ऑलरेडी? तब मैं जॉब में थी ऑलरेडी। तो आपके ससुराल वाले ने एक वर्किंग बहू को एक्सेप्ट किया है? हाँ, मेरे फादर इन लॉ भिलाई स्टील प्लांट में डीप चीफ पर्सनल ऑफिसर थे और उस समय में भी, और वो बिलोंग करते थे यूपी बनारस बिलहरी से। और बहुत ही सच में उदार विशाल हृदय थे। उनको बहुत फक्र होता था, गर्व होता था कि मेरी बहू इतनी टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है। और वो मुझे प्रोवाइड करते थे कि तुम जा रही हो, क्योंकि मैंने तब तक ट्रांसफर करा लिया था दुर्ग में। जी। तो मुझे मेरी समस्याओं को समझते थे, मुझे प्रोवाइड कराते थे। और जब किसी से इंट्रोडक्शन कराना होता था तो बोलते थे मेरी बहू साक्षात सरस्वती है। अरे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और सास में भी सास भी है, शी इज वेरी सिंपल और बहुत ही घरेलू महिला थी। और उन्होंने मुझे कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया, पर उनका ये कहना था कि अपने दायित्वों के साथ साथ तुम अपने सपनों को पूरा करो, तुम घर परिवार को अब ताक न मत दीजिए। ये और मुझे लगता है उस समय हम सबको ही सिखाया जा सका कि परिवार को बांध के रखना बहू की जिम्मेदारी है। बहू की क्या मतलब, बेटियों की भी जिम्मेदारी है। और हमें नौकरी करना है, मतलब परिवार को भी संभालना। हम दोनों काम बड़े आराम से कर लेते थे। मुझे लगता है शायद आप भी मेरे इस विचार से सहमत होंगी कि हमको घर से बहुत सपोर्ट मिलता था। हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। आपने कल्याण कॉलेज में ही शुरू से काम किया? नहीं, मैंने पहले तो बिलासपुर गर्ल्स कॉलेज, पीजी कॉलेज था बिलासपुर का, पहली पोस्टिंग वहाँ थी। अच्छी एक संघर्ष की कहानी है कि जब मैं वहाँ गई और काफी मैंने अपना समर्पण से दिया। मेरी लड़कियां मैं बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। बहुत लड़कियों ने कई उद्देश्य पूरे किए। और फिर मेरी कुछ
अपने अपने सिद्धांतों को लेकर के कुछ लड़ाई हुई जी। तब मैंने एक असंभव काम किया और यही मुझे एक सीख देता है कि अगर आपको किसी काम के प्रति जुनून है, समर्पण है और हार्ड वर्किंग है तो असंभव से असंभव काम संभव आता है। तो मैंने प्राइवेट एडेड कॉलेज से अपना ट्रांसफर एडेड कॉलेज में, कल्याण कॉलेज में कराया, जो कि इम्पॉसिबल था। मैंने 2010 में कल्याण कॉलेज ज्वाइन किया। नॉन एडेड कॉलेज से एडेड कॉलेज में दोनों एडेड थे। अच्छा रजना, ये तो जानती हूँ कि आप बहुत जुझारू हैं और आप अपने उद्देश्यों के लिए अगर किसी चीज को ठान लिया तो आप पूरा करते ही रहती हैं, और यही आपका व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित करता है कि आप कोई चिंता नहीं करती कि दुनिया क्या कहेगी। आपको लगता है कि अगर ये सही है तो आप सही कहेगी। इस संबंध में मुझे एक घटना याद आ रही है। मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती हूँ, तृतीयपंथियों के लिए। मेरे कुछ तृतीयपंथियों को मैंने विलायक बुलवा लिया था और हम उनके लिए घर ढूंढ रहे थे, और घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उनको किराए पे घर कोई भी नहीं दे रहा था। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। मैं बहुत चिंता में थी कि आगे इनका मैं क्या करूं, या तो फिर मुझे इनको वापस भेजना पड़ेगा। और उनको एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने बुलाया था, तो मैं वापस भी नहीं भेज पा रही थी। तब मैंने ऐसी बातों में विवाह से जिक्र किया कि विवाह ऐसे ऐसे ये सब ट्रांसजेंडर्स काम करते हैं और मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ, उनको कोई घर नहीं मिल रहा है। विवाह ने कहा, अरे चिंता क्यों करती हो, मेरे जो घर में किराएदार रहते हैं वो बस अगले महीने छोड़ने वाले हैं, मैं उस घर को तुमको दे दूंगी। तो मुझे लगा कि मेरी सहेली है, मुझे उनको पहले आगाह कर देना चाहिए। तो मैंने विवाह से कहा कि विवाह देख ली, क्योंकि इन लोग को कोई अपनी पड़ोसी साथ में रहना नहीं चाह रहे हैं। लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं इनको घर देने पे कि इनके घर से आवाज़ें आती हैं और बहुत अजीब अजीब लोग इनके घर में आते हैं। मैंने कहा तो चिंता मत कर। मैंने 1 महीने के अंदर मुझे वो घर खाली करा दिया, और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र है कि आज तक दोज पीपल आर स्टिल स्टेइंग इन विभाज हाउस। विभा ने बहुत सारे उनकी वजह से लोगों से बातें सुनी, और विभा ने बहुत लोगों को समझाया कि ये भी इंसान ही हैं, इनको रहने दो, और आज वो बहुत खुशहाली के विभा के घर में रहते हैं। विभा, आप पुलिस काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग भी करती हैं, वहाँ कैसे पहुंची आप? वहाँ भी एक स्टोरी थी कि एक हमारी ब्यूटिशियन थी, सेक्टर 8C3 में रहती थी। तो एक दिन मैं कॉलेज से गई, मुझे हीना खरीदना था उनसे। तो बड़ी बदहवास सी थी, खूब रोग आ रही थी। क्या हुआ, तुमके कुछ ज्वेलरी कोई क्लाइंट चुरा लिया, काफी कहानी अब तो वो रोने लगी बहुत जोर जोर से। जब वो, तो फिर मैंने बोला ऐसा करिए, इतने क्लाइंट दरवाजा बंद कर दीजिए और फिर मैं एक एक क्लाइंट को बुलाऊंगी। तो मैंने एक एक क्लाइंट को बुलाया ऐसे ही। अब अनड्रेस तो नहीं कर सकते, मैंने ऐसे देख देख करके नहीं हुआ, पर एक क्लाइंट जब आई है उसके चेहरे से मुझे कुछ लगा, पर मैंने जब चेक किया ऐसे तो कुछ नहीं लगा। पर जब मैंने साइड में ऐसे हाथ ऐसे किया, जबकि मुझे करना नहीं था, यहाँ तो कुछ नहीं होता है, जब क्या तुम्हें खुड़खुड़ खुड़खुड़ आवाज है, यहाँ क्या कुड़कुड़ कुड़कुड़ है। तो मैंने बोला कि वो विक्स ढीले करो, हुक ढीले करो। वो तैयार नहीं हुई, फिर हुक ढीले करी तो जर 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 पैसे गिर गए। तो जब पैसे गिरे तो मैं बोली, जब पैसे गिरे तो ज्वेलरी भी तुमने गिरे। और फिर मैंने उसको समझाया कि अभी तुम एक महिला हूँ, बहुत रिस्पेक्ट से तुम्हारी बात कर रही हूँ, अगर ये मैडम थाने में दे देंगी तो आपके साथ पुलिस वाले क्या नहीं करेंगे, और आपको अंत में देना तो पड़ेगा ही। और उसका काफी मैंने ब्रेन वॉश किया और काफी काउंसलिंग करी। तो आई एम सक्सेसफुल काउंसलर। सो वो उसने आखिर बताया कि मैंने इनकी बालकनी से जाके पीछे फेंक दिया है। तो सोची, वो गई, उनको दोनों बैग मिले, जिसमें उनके पूरे डायमंड की और गोल्ड की ज्वेलरी थी, वो लेके आई। और बाय चांस उनके फ्रेंड थे SP लाल सर, उन्होंने शायद किस्सा उनको सुनाया होगा। तो वो इतने इम्प्रेस हुए, उनका फोन आया और बोले हम लोगों को काउंसलर की जरूरत है। तब फिर उन्होंने मुझे, मैं पूछी क्या है, क्योंकि मैं जब जॉब करती हूँ मैं पुल्लिन हूँ। नहीं मैडम, आप जब भी जितना भी टाइम देंगी। मुझे सेलेक्ट किया तो बोले अपनी जैसे और 2 और दोस्तों को बताइए। फिर मैंने 2-4 लोगों को और नाम बताया। तो ऐसे में फील्ड में करीब करीब आपको 32 साल हो गए हैं। कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ जो आपको लगा हो कि आपने काउंसलिंग बहुत अच्छी करी पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए? देखिए, तो आपके दिल को चुभता हो। सुजाता जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि काउंसलिंग करने में अक्सर न्याय तो नहीं मिल पाता है। वो अधूरे बाउंड्री पर, जैसे आपका बेड नंबर 13 की कहानियां हैं, वही एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है कि इसके व्हाट्स नेक्स्ट। काउंसलिंग के बाद
भी आपको न्यायालय की शरण में लाना। न्यायालय डायवर्सेस लंबे इतने लंबे हैं। पर एक कहानी थी जिसको सुन के मैं शायद 3-4 रातें नहीं सो पाई थी। विभत्स था और मुझे लगता है कि सच था। हर महिला उतनी विभत्सा को शायद अक्सर 100 में से 2-4 तो झेलती होंगी। जिस जन से मेंटली फिजिकली उस महिला का प्रति क्रूरता करवाता था। एक तो उसको निवस्त्र कर देना, फिर एक स्टूल में खड़ा करके ऊपर फंदे में लटका कर नीचे स्टूल रखना, हिलेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चप्पू से अंग को काटना। मतलब उसने अपने घाव भी दिखाए, पर कानून अंधा होता है। आपको ये सब दिखाने के लिए वो महिला कहाँ से फोटो खींच लेगी, आप ये बताइए ना। अगर वो आके थाने में बता रही है तो सबूत, जो पति शक्तिशाली है, जिसके घर में वो असहाय सी महिला रह रही है, जो उसके टॉर्चर को सह रही है, वो कहाँ से सबूत लाएगी? सिर्फ मुंह से बता सकती है। गाँव को चीजें मुझे हर्ट करती हैं, उसको बाहर फेंको। और इसमें मैं सफल हुई, उससे आई एम सो हैप्पी। अब मैं जहाँ रहती हूँ, जैसे मैं यहाँ हूँ तो मुझे घर की और कोर्ट की चिंता नहीं है। और अगर कोर्ट में रहती हूँ तो मुझे घर याद नहीं रहता, और घर में रहती हूँ तो मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं वकील भी हूँ या मैं कुछ नहीं। तो आई एम ट्राइंग प्रेजेंट को ही मैं जीती। एक चीज जो मुझे विभा जी आपकी बहुत प्रभावित करती है वो ये है कि आप अब कॉलेज से रिटायर हो गई हैं, नाती पोते भी हो गए हैं, आपके बच्चों की भी शादी हो गई, बच्चे भी सेटल हो गए हैं। आप जिंदगी जिसको कहते हैं उसको जीती हैं। आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आप ट्रैवलिंग करती हैं, आपको भक्ति मतलब स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है आपके, वो आप फॉलो करती हैं। आप लिखती बहुत अच्छा हैं और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़ी हैं। मैं यूँ कहूँगी कि जिस एज में हम जीने को छोड़ देती हैं, जिसको हम कहें कि हम थोड़ा सा मतलब आप आजकल तो नहीं पर फिर भी वानप्रस्थ की ओर चलने को होते हैं, उसमें आप जवानी जी रही हैं। कभी कभी जन्म भी होती मुझे आपसे सच कहूँ तो आफ्टर रिटायरमेंट 65 में मैं रिटायर हुई हूँ। 65 के बाद मैंने एडवोकेसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। पर एक मेड सर्वेंट थी, वो मेरे पास आई, बोली मैडम। तो मैं बोली कि मैं तो केस नहीं लड़ती हूँ। मैंने कुछ लोगों के नाम बताए, फिर मैं देखी 3 महीने बाद वो फिर आ गई, आप ही लड़ेंगी। 3 महीने बाद फिर आई। 1 साल तक उस मेड ने मेरा इंतजार किया। तो मुझे लगा मैं अपने भगवान जी से लड़ाई भी करी कि आपको मैं घर में बैठी हुई पसंद नहीं आती हो, लगता है आप मुझे कोर्ट बेचकर ही मानोगी। फिर मैंने अपने झोला उठाया और मैं कोर्ट गई। फिर मैंने सीखा हाउ टू अप्लाई, कैसे बनाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और मैंने उसका केस लड़ा। और कुछ माँ भगवती की कृपा थी कि पहले आर्ग्यूमेंट्स में ही मैंने इतना बढ़िया आर्गुमेंट किया कि मेरा जो अपोजिट काउंसिल थे वो भी घबराए, और उनका जो अनावेदक था उसने कुछ ऐसे शब्द कहे कि जज मैडम जो है गुस्सा हो गई, बोली आज ही मैं अंतरिम पास करूंगी। उसको सार्जेंट से बाहर भी करवाया, अपोजिट काउंसिल को बहुत डांट लगाई और उसको 4000 का मेंटेनेंस पास कर दिया। अरे तो ये यहाँ पे हम इसको छोड़ते हैं। अपनी कोई वीकनेस बता दीजिए फिर। मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत जल्दी किसी पे फेथ कर लेती हूँ। किसी भी बात को मैं छुपा के नहीं रखती हूँ, सब कुछ बता देती हूँ तो कई बार वो मेरे खिलाफ ही हो जाता है, मेरे दुश्मनी पैदा हो जाते हैं। फिर मुझको लगता है ठीक है ना, चलो मत बराबरी करो करके मैं, और फिर मेरा ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ, पर ये मेरी वीकनेस और थोड़ा गुस्सा भी मुझे जल्दी आता है। यस, चलिए इतने साफ बेबाक तरीके से बात करने वाली विभा जी, आपसे बात करने में मुझे और भी मजा आएगा, पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस। थैंक यू सुजाता।